इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री भी आप रह चुके हैं वहां पर, और कल ही आप तपोवन में थे, वहीं से दौरा करके निरीक्षण करके वहां का जायजा लेकर लौटे हैं। निशंक जी, सबसे पहले तो बताइए कि स्थिति कैसी है, क्या कुछ देखा आपने? जो वर्तमान में स्थिति है वो राहत कार्य बहुत युद्ध स्तर पर जारी है। अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो एक सुरंग में 25 से 35 के करीब जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की है। पहले सुरंग से तो 12 लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने बहुत अपने प्राणों को हथेली पर भी रख करके उनको बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये दूसरी लंबी सुरंग है और उसमें पूरा का पूरा पानी भर गया है और पूरा कीचड़ नीचे अंदर तक पूरा का पूरा मलबा चला गया है। उसके कारण लगातार उसको खींच रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो फिर उतना ही पीछे के लिए जोर मार रहा है। और हमारे सेना के जवान जुटे हैं, एनडीआरएफ के जवान जुटे हैं, आईटीबीपी के जवान जुटे हुए हैं, यहाँ तक कि जो विशेषज्ञ गोताखोर है वो भी जुटे हुए हैं। तो वर्तमान में तो जो स्थिति है, जो अभी तक इस समय तक जो वर्तमान जब मैं बात कर रहा हूँ तब तक के लिए कुल 206 लोग लापता थे, जिसमें से 31 लोग की जो शव हैं वो बरामद हुए हैं। उनमें से 2 की केवल पहचान हो पाई है। 175 लोग अभी भी लापता हैं। ऋषि गंगा परियोजना और ये जो विष्णुघाट परियोजना धौली गंगा पर जो दूसरी परियोजना है तपोवन विष्णुघाट परियोजना। निशंक जी, आप तपोवन के साथ साथ रैणी गांव भी गए, वहां प्रभावित लोगों से मिले, क्या उन्होंने बताया? किस तरह से ये आपदा उन्होंने झेली है और उन गांवों की स्थिति क्या है? रैणी गांव का हाल क्या है? और रैणी गांव के लोग काफी सख्ते में हैं, लेकिन उनको इस बात का संतोष है कि वो क्योंकि गांव बिल्कुल जुड़ा हुआ था इस ऋषि गंगा परियोजना से, और उसका निचले के हिस्से में तो नीचे गए, कुछ लोगों को बचा दिया गया और गांव तो बचा हुआ है। पीछे 10-12 गांव की बिजली नहीं मिल पा रही थी उनको, सब बिजली का कनेक्शन सभी जगह से हट गया था। इस समय उसको भी आपूर्ति शुरू कर दी है। लेकिन 5 पुल अलग अलग स्थानों पर, जिसमें पीडब्ल्यूडी के हैं, कुछ स्थानीय हैं डीजीपीआर के, इनके टूटने से वो गांव का संपर्क टूट गया है। लेकिन उनको खाद्यान्न और अन्य सामग्री और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी चिंता की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स की निरंतर सेवा चल रही है। तो ये जितने भी आसपास के गांव हैं, इनसे लगातार संवाद चल रहा है और इधर जो ढूंढ हो रही है, जो जितने भी लापता लोग हैं, जो सुरंग के अंदर जो नहीं है अभी निकल पाई है, उनका भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। निशंक जी, जिस टनल में लोगों को बचाने की लगातार कोशिश हो रही है, ऑपरेशन चल रहा है, उसमें मरीन कमांडोज भी उतारे गए हैं, क्या स्थिति? क्योंकि आप कल होकर आए हैं, आप उत्तराखंड को अच्छी तरह से जानते हैं, इस जगह को भी जानते हैं, क्यों इतनी मुश्किलें आ रही हैं? क्यों ऑपरेशन इतना लंबा खींच रहा है? मुझे लगता है कि यदि आपने देखा होगा कि किन परिस्थितियों में वहाँ पर काम हो रहा है। जो कमांडो से जब मेरी बातचीत हुई थी कल सुबह, उस समय फिर दिन तक शाम तक वो सारे लोग समन्वय होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर सुरंग है और उसको नीचे जाना एक एक व्यक्ति का, और उसके बाद फिर उसको बाहर निकालना, और जैसे ही निकलता जा रहा है वैसे बाहर आता जा रहा है और आगे तक जाकर के वो फिर ब्लॉक हो रहा है। जी।
तो कम कठिन परिस्थितियां नहीं हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। और लगातार आईटीबीपी, हमारी सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो ये कमांडो हैं लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है जो जो लोग लापता हैं, जो मिसिंग हैं, रमेश जी, वो उन लोगों का पता लगाना। ठीक है, जो हमें पता है टनल में लोग हैं, उनके लिए तो आपने सब कुछ लगा दिया। वो कैसे काम चल रहा है? ये खोज का जो काम है, उनके पता लगाने का काम है, इसमें क्या देखा आपने, क्या प्रगति है और किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, स्थानीय स्तर पर तो जो, क्योंकि टनों के हिसाब से पूरा का पूरा पहाड़ जैसे खड़े हो गए, जो मलबे में दबे हैं, वहाँ भी लगातार काम चल रहा है। और फिर उस बहाव में जो लोग उस समय वहाँ पर रहे होंगे, वो तो उस पूरे मलबे के साथ आगे निकले हैं, जो निकाले जा सकते हैं। लगातार खुदान का कार्य भी जारी है और इसीलिए लगभग 31 शव मिले हैं, जिनमें से 2 की तो पहचान हुई है। तो ये काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। राहत और बचाव के काम लगातार चल रहे हैं। रमेश जी, जो इलाके हैं, जो गांव हैं, जिनका संपर्क अब कट चुका है, जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा तरीका है, जरिया है कि वहां तक पहुंचा जाए? क्योंकि खाना तो उन्हें एरियल हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है। कोई संपर्क हो पाया है? वहां से कोई जानकारी मिल पाई है? वहां कितना नुकसान हुआ है? वहां के लोग इस समय कैसे हैं? उनकी क्या स्थिति है? अभी हमारे पीडब्ल्यूडी के लोग और डीजीपीआर के चीफ इंजीनियर कल भी मेरे साथ वहां पर थे और वो लगातार, उनकी पूरी टीम जुटी हुई है कि कैसे करके उस रास्ते को खोला जाए, वैकल्पिक फिलहाल कोई व्यवस्था की जाए। लेकिन उन गांवों में लगातार हेलीकॉप्टर से खाद्यान्न भेजा जा रहा है। 1-2 गांव में स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी की तबीयत खराब होने पर उनको एयरलिफ्ट किया गया। तो सभी गांवों में रेगुलर संवाद है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई गांव के लोगों को नहीं है। जी, ये ऋषिगंगा और धौली से तपोवन जो प्रोजेक्ट है, जहां पर 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे रमेश जी, वो उसकी दूरी भी काफी दूर है, लगभग 6 किलोमीटर। तो क्या ये हम माने कि ये जो 6 किलोमीटर का पूरा इलाका है, वहां पर जितने भी गांव हैं, जितनी भी बस्ती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से प्रभावित हुई है? और इस बारे में कोई प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई, जानकारी मिल पाई है? नहीं, मैं तो, आप जानते हैं, मैं वहाँ का मुख्यमंत्री भी रहा हूँ और वो क्षेत्र मेरा बहुत पहले से उसका मैंने चप्पा छाना है। जो ये जिस तरीके से वो ऋषिगंगा वो प्रोजेक्ट बहता हुआ आया है, तो वहाँ से लेकर के और जो नीचे जहाँ पर 520 मेगावाट बिजली का जो प्रोजेक्ट एनटीपीसी का है, वहाँ ऊपर तो गांव हैं अगल बगल, लेकिन ऊपर हैं, तो ये गांव को क्षति नहीं पहुंचा पाए। खेतों को तो बाहर ले गया, लेकिन गांव की जो क्षति है, जो जन क्षति है, वो क्षति नहीं हुई। बकरियां लगभग 150-200 पशु भी बहे हैं, बकरियां भी बही हैं, लेकिन उन नीचे आने वाले जो गांव है वहाँ और उसके तपोवन के बीच, वहाँ गांव के लोगों की क्षति, जो इन स्थानों पर जो थे वहाँ क्षति हुई है, जो तपोवन में उस स्थान पर कार्यरत थे, या जो लोग यहाँ पर थे जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी थे, तो उन स्थानों पर तो क्षति हुई है, बाकी उस दूरी पर कोई क्षति नहीं हुई है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने कहा, और जाहिर सी बात है, आप मुख्यमंत्री भी रहे लंबे समय तक और वहां का प्रतिनिधित्व सांसद के तौर पर भी करते रहे। आपका देखा भला इलाका है। जो हम दूर बैठकर, दिल्ली में बैठकर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, नदी का जो बहाव आया, ग्लेशियर टूटने के बाद जो सारा पानी बहुत तेज वेग के साथ नदी में गया और वो बही, तो सिर्फ वही आसपास नुकसान हुआ है? क्या इस नदी के पूरे रास्ते में रमेश जी कुछ गांव पड़ते हैं, या वो सारे ऊपर हैं, वो सुरक्षित हैं? ये हमारे लिए राहत की बात। जी, जो
ग्लेशियर टूट करके जिस तरीके से उस पूरी परियोजना पर आया और बहुत तेजी से, आपने तो देखा है उसके चित्रों को, जो बहता चला आ गया वो नीचे। तो ये बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जो रेणी गांव इधर बगल में दोनों तरफ ये जो तल्लर मला जो रेणी गांव है, वो गांव बहुत सुरक्षित बचा। पूरा गांव नीचे के तो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, बल्कि एक जो वृद्धा माता जी थी उनको बाद में साइड से निकाला है, और 2 लोग वहाँ पर जो गांव के नीचे काम कर रहे थे वो बहे हैं। लेकिन ये दोनों गांव जो उसके ठीक शीर्ष पर थे, उसी ऋषि गंगा, उसी गांव के से जुड़ी हुई जो ये परियोजना थी, तो ये जो गांव तो बचे हैं, लेकिन जो नीचे का जो खेत थे, जो आसपास की जो चीज़ें थी, वो तो स्वाभाविक ही है कि वो बहेंगी। उस पूरे वो तो बहुत ही नीचे तक आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से वो बरसात रहती तो शायद बहुत बड़ी क्षति होती, लेकिन वो नीचे आते आते वो बैठता चला गया मलबा, और इसलिए नीचे तक जो गौचर है, जो चमोली है, जो इधर पीपल कोटी है, इस क्षेत्र में वो उतनी क्षति नहीं कर पाया। फिर रमेश जी, जो लोग अभी लापता हैं वो तपोवन प्रोजेक्ट्स में जो 2 प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे थे, उन प्रोजेक्ट के कर्मचारी मजदूर हैं, या इन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसपास के गांव के लोग हैं? कुछ गांव के लोग भी हैं, और लेकिन इनकी अभी जब लोग आ रहे हैं तो उनकी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। लेकिन जो नीचे प्रोजेक्ट पर बताया कि 178 थे, जिनमें से बहुत सारे लोग जान बचा करके गए हैं, और दोनों ऊपर में भी जो लोग थे लगभग 25-30 लोग उसमें बहे हैं। लेकिन दोनों को यदि मिला के देखें तो 206 लोग कुल मिलाकर के लापता थे, जिसमें से 31 लोगों की बॉडी मिल गई है, और 175 पर ढूंढ जारी है, जिसमें से लगभग 25 से लेकर 34-35 तक वो लोग हैं जो उसी सुरंग के अंदर काम करने के लिए गए थे, और वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। रमेश जी, जो दृश्य हमने देखे वो खतरनाक थे, दिल दहल जाता है। आप तो प्रत्यक्षदर्शियों से कल मिलकर आए हैं, गांव के लोगों से, जिन्होंने अपनी आंखों से इस खतरनाक अनुभव को जिया है। क्या बताया उन्होंने, कैसे ये हुआ, कैसे वो डर और दहशत का वहां पर माहौल था? स्वाभाविक कि जब ऊपर से आता तो लोगों ने सीटी बजाई, आवाज दी। जो नीचे के लोग थे, बहुत सारे लोग, दिन का समय होने के कारण बहुत सारे लोग भागते हुए अपनी जान को बचाने में सफल हुए हैं। जब दूर से ये गांव, ऊपर वाला गांव जब नीचे देख रहा है, जो नीचे के लोगों को मालूम नहीं, जो ऊपर से आ रहे हैं आवाज के साथ, तो सीटी मार करके, आवाज दे करके बहुत सारे लोगों को बचाए। जो उन्होंने कहा कि जैसे तैसे करके हम ऊपर भागते चले गए, और जो भागने में सफल रहे वो उनका जीवन बचा भी है। और बार बार वो ये कहते हैं कि यदि रात का वक्त होता तो बहुत बड़ी त्रासदी होती। दिन का था, सभी लोग देख रहे थे, होल्ला मचा, सीटी बजाई गई, आवाज़ दी गई, तो लोगों ने उसको समझा और फिर जीवन बचाने के लिए लोग दौड़े। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चंद मिनटों में ही जो निर्देश दिए, जैसे ही मिनटों के हिसाब से उनको सूचना मिली, तत्काल प्रधानमंत्री जी ने आर्मी से लेकर आईटीबीपी से लेकर के एनडीआरएफ तक को सबको निर्देश दिया इतने कम समय में। और हमारे गृह मंत्री जी लगातार एक एक मिनट की समीक्षा करते रहे, और प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी नज़र बनाए रखे, आज भी रखे हुए हैं, और लगातार तब से
जिस गतिशीलता से काम हुआ, अन्यथा जो ये 12 लोग जो लोग बचाए गए। सुरंग के अंदर थे, वो लोग भी नहीं बचाए जा सकते। वो बचाए गए हैं और हमारे जवानों ने प्राणों को हथेली पर रख कर के किस तरीके से, आपने तो उन दृश्यों को देखा है कि किस तरीके से लोगों की जान को बचाया। और नीचे भी, क्योंकि बहुत, आप ठीक कह रहे हैं, ये मसीहा बनकर आए हैं और ये अभी भी बचाने में अपनी जान की बाजी लगाकर जुटे हुए हैं। रमेश जी, आप खुद वहां का दौरा करके लौटे हैं, इसलिए आपकी ये जो जानकारी आज तक के दर्शकों को दी है महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद रमेश जी। रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।